हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है उनका, और कौन कौन उनके चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। वोट राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार किन लोगों को है और कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। जैसा कि आपको पढ़ाया जाता है या बताया जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो केवल एक रबर के स्टैम्प के जैसा है, तो क्या वास्तव में वैसा होता है या वास्तविकता क्या है जो आप लोगों को नहीं पढ़ाई गई अब तक। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम शुरू करते हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार से हम शुरू करते हैं। संघ सरकार का मतलब होता है, आप जो टीवी न्यूज़ चैनल पे देखते हैं ना, केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार मतलब। तो यहाँ पे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, तो उसमें कहीं पे भी आपको केंद्र नाम नहीं मिलेगा, आपको संघ नाम जहाँ मिलेगा उसका मतलब आपको समझना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम केंद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत की सरकार की बात कर रहे हैं, हम संघ सरकार बोलेंगे। तो संघ सरकार को जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। जैसा कि हमने पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संविधान के बहुत सारे भाग हैं और उनके अनुच्छेद है बहुत सारे उनके अंदर। तो संविधान में संघ सरकार को भाग 5 में रखा गया है और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जो संविधान बुक है, जो संविधान हमारी किताब है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 भाग 5 के जो लाइंस है 52 से लेकर के, या जो पेज नंबर है, पेज नंबर 52 से 78 तक, उसमें जो है संघ सरकार के बारे में बातें लिखी गई है। तो आप समझ पा रहे हैं, संघ सरकार भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक बात की गई है। और उसमें आगे देखिए 52 से 78 तक बात किसके बारे में की गई है। तो भाग 5 में जो संघ सरकार है उसके 3 अंग बताए। कितने अंग बताए? 3 अंग। पहला अंग है कार्यपालिका, दूसरा अंग है व्यवस्थापिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। तीसरा अंग है न्यायपालिका। और अब देखिए, ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आरएस प्री, आरएस मेंस में तो आता ही है, एसएससी में भी राष्ट्रपति का क्वेश्चन आता है बिल्कुल, क्योंकि इंडियन जीके है। पीटीटी में भी इंडियन जीके आती है। फिर आपके जो अभी एग्ज़ाम होगा यूआरओ, उसमें तो बिल्कुल आएगा एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से। सीईटी जो होता है ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 दोनों में राष्ट्रपति के ऊपर क्वेश्चन आए हैं अभी और आएंगे। अब सीईटी नेक्स्ट ईयर वापस से होगा, अक्टूबर में अभी वापस सीईटी के फॉर्म निकलेंगे और जनवरी फरवरी में वापस सीईटी होगा। तो आप इसकी तैयारी में तो लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। रीट प्री और मेंस में जिन लोगों के इंडियन जीके आ रहा है, जो लोग पॉलिटी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो राष्ट्रपति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो जीके आती है उसमें बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन पक्का इससे आते हैं, पूछे जाते हैं। आईएएस के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिए इस वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रपति पढ़ने के लिए हम शुरू करेंगे संघ सरकार से। अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में लिखा गया है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। संघ सरकार के 3 भाग बताए, 3 अंग बताए, सॉरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब हम देखते हैं कि क्या होती है हमारी कार्यपालिका। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है ना, संसद है हमारे यहाँ पे। संसद में जो सांसद लोग बैठे होते हैं, उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री बनता है और वही हमारी शासन की बागडोर को संभालता है। तो शासन व्यवस्था जो है भारत की, वो कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था है भारत की। संसदीय शासन व्यवस्था को
अपनाया गया है। अपनाया गया है। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि इस संसदीय शासन व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, तो इसे अपनाया गया है हमने ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है इसे? हमने अपनाया है ब्रिटेन से। आपको ध्यान रखना है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की। तो देखिए, मैंने बताया संघ सरकार मतलब जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसके 3 अंग है। पहला अंग है कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो मतलब कानून को बनाते हैं, व्यवस्थापिका जो कानून की व्यवस्था बना करके रखते हैं, और न्यायपालिका जो उस कानून पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका न्याय करते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो हम शुरू करते हैं कार्यपालिका से। कार्यपालिका का क्या काम होता है और कार्यपालिका कैसे काम करती है, उसके लिए मैं आपको जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम संसद, राज्यसभा सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। न्यायपालिका, महान्यायवादी और जो हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ हम केवल कार्यपालिका से शुरू करेंगे और कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्यपालिका को हमारे यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो है औपचारिक कार्यपालिका। औपचारिक कार्यपालिका। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठिए, तो आपको मज़ा आएगा और ऐसे नोट्स बन जाएंगे जो आपके पूरी लाइफ काम आएंगे। आपकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद भी आपको बहुत जगह पे काम आएंगे। ठीक है। और ये इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो आपका RS प्री भी निकल जाएगा। ऐसे नोट्स अगर आप पढ़ेंगे इस तरीके से तो बिल्कुल। तो कार्यपालिका जो है, पहली होती है औपचारिक कार्यपालिका और दूसरी होती है अनौपचारिक कार्यपालिका। औपचारिक का मतलब क्या होता है? देखिए, औपचारिक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है प्रधान? राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो आपके अनौपचारिक कार्यपालिका होती है उसका प्रधान जो होता है वह होता है प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। अनौपचारिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो अब हम थोड़ा सा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों में कंपेयर करते हैं, फिर हम केवल राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बनने वाला है, आप पेशेंस रख के देखिए। और मैं बिल्कुल आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को, समझने को और पहली बार देखने को मिलेगी कि राष्ट्रपति क्या होता है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है। बहुत ज़ोरदार शक्तियाँ होती है, ऐसे ही बोलते हैं रबड़ का स्टाम्प। तो अब ये हम पढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री की पहले, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो ये जो होता है हमारे यहाँ पे शासनाध्यक्ष होता है। क्या होता है? शासनाध्यक्ष मतलब शासन जो है प्रधानमंत्री जी ही चलाते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो हमारे यहाँ पे होते हैं संवैधानिक प्रमुख। क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख। और सेकंड चीज़ जो है ये होते हैं हमारे राष्ट्राध्यक्ष। क्या होते हैं हमारे ये? राष्ट्राध्यक्ष। मतलब राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रपति, और शासनाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री। बहुत सी बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि अनौपचारिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो आपको आंसर देना है प्रधानमंत्री। और औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अनौपचारिक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री होता है, या आपको बोल देंगे कि भारत के शासनाध्यक्ष कौन है, तो आपको बोलना होगा प्रधानमंत्री। या बोलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है,
तो राष्ट्रपति। समझ आ रही बात। अब इसके बाद में मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कनेक्ट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। तो शासनाध्यक्ष जो है, तो क्या हुआ था कि जब 15 अगस्त 1947, देखिए पॉलिटी पढ़ेंगे हम और इस दिन का जिक्र ना हो तो मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। तो जिक्र भी ज़रूरी है और थोड़ा सा मज़ा भी ज़रूरी है। तो देखिए आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए आप थोड़ा सा। तो हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 को, है ना, हमारा संविधान नहीं बना था तब तक, और हमें भारत को आज़ादी दे दी गई। आज़ादी मिली तो लाल किले पर, उस टाइम लाल किले पर, कहाँ पे, लाल किले पर, उस टाइम लाल किले पर अंग्रेज़ों का जो है झंडा फहरा रखा था। उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपना झंडा फहरा रखा था। 15 अगस्त को हमारे पास खबर आती है कि साहब नेहरू जी के पास में कि साहब आप आज़ाद हो गए हो। तो नेहरू जी तो भागते भागते गए, और नेहरू जी ने क्या किया कि अंग्रेज़ों का झंडा तो नीचे उतारा, अंग्रेज़ों का झंडा नीचे उतारा, और लाल किले पर हमारे भारत के तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण किया। तिरंगे का क्या किया, ध्वजारोहण। अब आप कहोगे सर ये चीज़ तो हमें पहले से पता थी, इसमें क्या बड़ी बात बताई आपने। तो देखिए इसको समझिए आप थोड़ा सा। मैंने क्या कहा, एक एक वर्ड्स को, एक एक शब्द जो बोला जाता है उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, तो वो आपकी पढ़ाई है। और आज इस वीडियो में जो एक एक बात बोली जाएगी वो बिल्कुल कनेक्ट करेगी, और उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो होता क्या है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो लाल किले पर जो है अंग्रेज़ों का झंडा फहरा रखा था उन्होंने, तो उस झंडे को उतारा जाता है नीचे, और फिर नीचे से बांध करके हमारे तिरंगे झंडे को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, और ले जा करके उसको फहराया जाता है। तो ऊपर से झंडे को, नीचे से झंडे को ऊपर ले जाते हैं, ले जाकर फहराया जाता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं ध्वजारोहण। क्या बोलते हैं, ध्वजारोहण। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ध्वजारोहण। ध्वज का आरोहण किया गया है, ध्वज को ऊपर की तरफ आरोहित किया गया है, ऊपर की तरफ लेके जाया गया है। कब लेके जाया गया है, एक ही बार लेके जाया गया है जब अंग्रेज़ों का झंडा फहरा रखा था। अंग्रेज़ों का झंडा नीचे उतरा और हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को ऊपर की तरफ ले जाया गया, और वहाँ पे ध्वजारोहण किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर उसके बाद में। तब तक हमारे पास क्या था, संविधान नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ कि संविधान लिखा गया, है ना। 26 जनवरी को संविधान लिखा गया, और 26 जनवरी को जब संविधान लागू किया गया तो उस टाइम पे फिर संवैधानिक प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बनाया गया। तो जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहाँ पर, इंडिया गेट, राजपथ पर, है ना, राजपथ पर। एक तो ये डिफरेंस हो गया। ये जो ध्वजारोहण होता है वो 15 अगस्त को लाल किले पर होता है, और 26 जनवरी को राजपथ पर झंडा फहराया जाता है ना। राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। तो ऐसा क्यों है, अब देखिए, जो 15 अगस्त को झंडा फहराया है, तो झंडा तो पहले से ही यहाँ पे, तो 15 अगस्त को तो झंडा पूरा नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ध्वजारोहण। और यहाँ पे झंडा ऊपर से ही होता है, बस वो जाके जो रस्सी होती है उसको खींचते हैं और झंडा फहरा देते हैं, बस। समझ आ रही बात। तो ध्वजारोहण कब होता है, 15 अगस्त को। झंडा फहराया कब जाता है, 26 जनवरी को, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा।
और ध्वजारोहण किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। क्लियर? अब क्या होता है, दूसरी बात, यहाँ पे प्रधानमंत्री झंडा ध्वजारोहण करके फिर यहाँ पे भाषण देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भाषण नहीं होगा। यहाँ पे राष्ट्रपति जी द्वारा कोई भाषण नहीं होगा। भाषण नहीं होगा तो क्या होगा? 26 जनवरी की शाम को, है ना, पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी जो है वो देश के नाम केवल संदेश देंगे। क्या देंगे? देश के नाम संदेश देंगे, भाषण नहीं देंगे। कोई भाषण नहीं देंगे, आएंगे, झंडा चढ़ाएंगे और चले जाएंगे। ठीक है? तो क्या सर होगा क्या? होगा क्या यहाँ पे जब झंडा चढ़ाएंगे उसके बाद में क्या होगा? तो जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो वो तीनों सेनाओं की सलामी लेगा। क्या करेंगे? सलामी लेंगे। ठीक है? तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। संवैधानिक प्रमुख बोला गया है राष्ट्रपति को, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला गया है राष्ट्रपति को। 26 जनवरी राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है, भाषण नहीं होता है। पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश के नाम संदेश जारी करते हैं, संदेश देते हैं, और राष्ट्रपति जी को तीनों सेनाओं का प्रमुख बताया गया है, इसलिए ये तीनों सेनाओं की सलामी लेते हैं। 26 जनवरी को सलामी लेके चले जाते हैं। ये बात रही। ठीक है? तो आपको समझ आई बात, कंपैरिजन समझ आया, औपचारिक और अनौपचारिक कार्यपालिका क्या होती है, कैसे चल रहा है, और आज़ादी से क्या चीज़ चल रही है। अब देखिए, हम बात करते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं RS प्री की, तो आप मेरे चैनल पर फ्री वीडियोस देख सकते हैं, इंडियन जीके, राजस्थान जीके और मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जो भी RS में आता है सबकी वीडियोस मैंने डाल रखी है। रीट के लिए बहुत कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन मैथ्स की ट्रिक्स मिल जाएगी मेरे चैनल पर। IBPS बैंक PO वही मैथ्स की ट्रिक मिल जाएगी आपको। SI, आर्मी और अग्निवीर या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, आप ब्यावर से हैं, तो ये हमारा एड्रेस है, इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या ये मेरे फ़ोन नंबर है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? राष्ट्रपति जी के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है? राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो सबसे पहली है कि राज प्रमुख क्या है? राज प्रमुख, कॉमा, संवैधानिक प्रमुख, कॉमा, नाम मात्र का मुखिया, है ना, ये सब नाम से राष्ट्रपति को पुकारा जाता है हमारे यहाँ पे। कार्यकारी प्रधान क्या बोला जाता है? कार्यकारी प्रधान एक्सेट्रा, इन सब नामों से राष्ट्रपति को जाना जाता है, पुकारा जाता है। सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे वो क्या है कि देश का प्रथम नागरिक, या हम बात करें जो सर्वोच्च पद है, प्रथम नागरिक या सर्वोच्च पद, सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है भारत में? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जी का होता है। ठीक है?
इनके बाद में कौन आएगा? सेकंड नंबर पर होगा उपराष्ट्रपति, और उसके बाद नंबर आएगा किसका? प्रधानमंत्री का। उसके बाद नंबर आएगा प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में सर्वोच्च पद है ना, हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है? तो वो है राष्ट्रपति, देन उपराष्ट्रपति, देन प्रधानमंत्री। ये हायरार्की आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो फोर्थ लाइन है वो ये है कि तीनों सेनाओं का, मैंने ऊपर बता दिया, फिर भी एक बार और अपन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? या सुप्रीम, है ना, या सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे आपको बातें समझ आई होगी कि राष्ट्रपति के बारे में राज प्रमुख बोला गया, संवैधानिक प्रमुख बोला गया, राम मात्र का मुखिया बोला गया, कार्यकारी प्रधान बोला गया, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, और सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का होता है। उनके बाद नंबर आता है उपराष्ट्रपति का, और फिर उसके बाद नंबर आता है प्रधानमंत्री जी का। और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को बोला गया है, और सुप्रीम कमांडर भी बोला गया राष्ट्रपति। अब आगे देखिए बच्चों, क्या है राष्ट्रपति जी को, अब हम वापस से कहाँ आ जाएंगे, ये तो हमने जनरल बातें कर ली। राष्ट्रपति जी को संविधान में अनुच्छेद, है ना, कहाँ पे? अनुच्छेद 52 से 62 तक रखा गया है। कहाँ तक? 52 से 62 तक। तो जब बात आएगी राष्ट्रपति को संविधान में भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? 52 से 62 तक। ठीक है, तो 52 से 62 पेज नंबर तक, अनुच्छेद 52 से 62 तक जो बातें हैं वो किसके बारे में है? राष्ट्रपति जी के बारे में। तो अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कि सर इसका मतलब क्या है? ये तो क्या लिखने वाली बात हुई? तो देखिए, जैसे राज्यपाल हर राज्य के अलग अलग होते हैं, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक ही आदमी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दो चार लोग मिलकर के संभालेंगे। ठीक है, तो ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 52 में, आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है अनुच्छेद या आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। तो देखिए, हमने ऊपर आपको पूरा कार्यपालिका संबंधी बातें जो हैं वो बता दी, लेकिन शक्तियां हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और वो बातें बताई जाएंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी और समझी नहीं होगी। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, अनुच्छेद 53 में ये बात लिखी गई है राष्ट्रपति के बारे में कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। कैसे निहित होगी वो मैंने आपको ऊपर बताया है, और आगे और हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद
जो है 54। अनुच्छेद 54 की बात हम करें तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझने वाली है, हम समझेंगे अच्छे से। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा है। क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। पहली बात आपको ध्यान रखनी है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि यह निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें हम लोग, आम जनता सीधे सीधे वोट डाल के किसी को चुनती है, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हम आम जनता वोटिंग नहीं करती है, डायरेक्ट हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते। तो इसे क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव वह है जिसमें जनता सीधे वोट करती है, और जिसमें जनता वोट नहीं करेंगी वो चुनाव कौन सा हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो दूसरी बात निकल के क्या आती है, वो आती है इसका जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वो कैसे होता है? वो होता है एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। कैसे होता है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, वो कैसे होता है? तो ये जो शब्द मैंने, ये जो लाइन लिखी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, मत प्रणाली द्वारा होता है। तो अनुच्छेद 54 में क्या बातें लिखी गई है? बातें लिखी गई है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, देखिए अब हम समझते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को। होता क्या है? इस प्रकार के चुनाव में क्या होता है कि एक वोटिंग मशीन जो ईवीएम है उसके द्वारा वोट चुनाव नहीं होता है इसमें, है ना। एक तो अप्रत्यक्ष होता है जिसमें हम वोट नहीं देते, वो अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, और इसमें एक मतपत्र दिया जाएगा आपको, एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, उस पर आपको, ठीक है, और मतपत्र के द्वारा होगा। ठीक है, मतपत्र होगा, और उसके अंदर क्या होगा? मतपत्र में सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे हैं। जैसे मान लो 5 लोगों ने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का, तो A, B, C, D और E 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पांचों का नाम मतपत्र पे लिखा होगा। जब आप वोट डालने जाएंगे या जो भी विधायक वगैरह वोट डालेंगे, ठीक है, तो सबको वोट डालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप सबसे पहले, मान लो आपको बी पसंद है, आप चाहते हो कि बी बने राष्ट्रपति, तो आप बी को 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, एक को अब आप कह रहे हैं कि अगर बी नहीं बना, अगर बी राष्ट्रपति नहीं बना तो मान लो कि ए बन जाए इसके बाद, तो आप इसको 2nd नंबर पे दीजिए। वोट ऐसे होगा, मतपत्र पर आपको नंबरिंग करनी होगी सबको, मतलब जो विधायक जाएंगे वो नंबरिंग करेंगे। इसको 3 नंबर दे दिया, मान लो ये पसंद नहीं है तो इनको 5 नंबर दे दिया, और ई को 4 नंबर दे दिया। अब नंबर दे दिए। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो आप चाहते थे कि बी बने, आपने बी को 1 नंबर दिया, लेकिन अब इनमें से, इन सब में से जिसको
50% प्लस एक वोट, जिसके वोट 50% प्लस एक वोट, इतने वोट 50% से ज़्यादा वोट होते ही, जिसके भी 50% से ज़्यादा वोट हो जाएंगे वो जीत जाएगा। तो अब बात ऐसी होती है कि इन सब में से जैसे काउंटिंग हुई तो इनको तो 10% वोट ही मिला, है ना। तो इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मतलब 50% नहीं मिल पाते। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे इनको आपकी वरीयता थी कि इसको एक ही वोट मिलेगा, है ना, मतलब आपने वोट दिया इनको और इनको मान लो 10% वोट ही मिला, तो आपने एक बार बैलेट पेपर भर दिया पूरा और भर के आपने दे दिया। तो कैसे दिया आपने, इनको एक नंबर दे दिया, आप चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने लेकिन इनको 10% वोट ही मिले, और ये जो सेकंड नंबर वाले हैं इनको मान लो 40% वोट मिल गए, और इनको मान लो 30% मिल गए, और इनको भी 10-10% मिल गए। ठीक है, अब देखो, जो आपने वोट दिया मान लो उसमें आपका वरीयता सूची में बी थे सबसे पहले कि बी राष्ट्रपति बनने चाहिए, लेकिन एलिजिबिलिटी में तो कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन बी तो सबसे नीचे है ना, ये तीन सबसे नीचे है, तो इनको तो रिजेक्ट कर देंगे सीधे सीधे, इनको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो आपका जो वोट है इसमें से आपकी वरीयता सूची ये थी तो इसको तो कट कर दिया, और आपका वोट जो है प्रायोरिटी पे किस पे चला गया, 2 नंबर वाला प्रायोरिटी हो गया, तो आपका वोट इधर चला गया, तो इधर मान लो कि एक वोट बढ़ गया तो इनके पास हो गया 41%, ऐसा होगा। और अगर ये भी नहीं बन पाएंगे तो फिर आपका वोट 3 नंबर पे चला जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो जहाँ जा कर के वोट परसेंट 50% प्लस एक वोट, 50% वोट से एक वोट ज़्यादा होते ही जिसके एक वोट ज़्यादा हो गया वो विजयी हो जाएगा, वो विजयी हो जाएगा। तो मतपत्र पर आपको सारे ABCD कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे, उसके सामने जाके आपको वरीयता क्रम लिखना होगा। वोट डालना अपना उस तरीके से जैसे वोट अपन डालते हैं, सील लगाते हैं नाम के आगे, वैसे नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको वरीयता क्रम लिखना होगा। वरीयता क्रम के हिसाब से आप जिसको चुनना चाह रहे हैं, पहला नंबर जिसको दिया है, अगर उसको कम वोट मिले तो वो बाहर हो जाएगा, और उसकी जगह पे आपका वोट जो सेकंड नंबर आपने दिया उसको चला जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ पा रहे हैं आप। तो ऐसे करके 50% प्लस एक वोट होना चाहिए, 50% प्लस एक वोट होना चाहिए। तो ये बात हुई किसकी, अनुच्छेद 54 की बात हुई। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है वो मैंने आपको समझा दी है। ये चीज़, जैसे ये बातें जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये बात पूछी जा सकती है कि EVM से होता है या मतपत्र से होता है। मतपत्र से होता है, मतपत्र पर आपको कोई ठप्पा नहीं लगाना है, सील नहीं लगानी किसी के नाम के आगे, आपको वरीयता क्रम द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन करना होगा, और वरीयता क्रम के हिसाब से जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, मतलब वोट भी कितने, 50% प्लस एक वोट मिल जाएगा, जिसे 50% प्लस एक वोट मिल जाएगा वो ही विजयी होगा, वो राष्ट्रपति बनने का उम्मीदवार होगा। अब हम आगे चलते हैं, अनुच्छेद बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। अनुच्छेद 55 के बारे में हम बात करते हैं। इस 55 में क्या लिखा हुआ है, 55 में लिखा हुआ है, अब हमने निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन समझ लिया। अब निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए एक पद्धति तैयार की जाएगी, निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाएगा। तो वो जो पद्धति है वो किस में है, आपके अनुच्छेद 54 में निर्वाचन पद्धति को रखा गया है। इस पद्धति के तहत सबसे पहला काम जो किया जाएगा वो किया जाएगा, आपके निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाएगी। किसकी, निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा एक। निर्वाचन मंडल कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए, जब शुरू में चुनाव हुए थे पहली दूसरी बार राष्ट्रपति के, तो उस टाइम ये था 10-10 लोगों का था निर्वाचन मंडल। ठीक है, कैसे,
तो इसमें निर्वाचन मंडल में जो लोग होंगे उसका क्या मतलब हुआ कि 50 तो प्रस्तावक होंगे, 50 तो प्रस्तावक होंगे जो आपके नाम का प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि साहब इनको बनाओ राष्ट्रपति। तो 50 तो प्रस्तावक होंगे और 50 ही आपके अनुमोदक होंगे। कौन होंगे? अनुमोदक। तो 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक, मतलब आपके पास में 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो आप, एक तो 50 प्रस्तावक जो आपका नाम प्रस्ताव लेकर के आए, और अनुमोदक, अनुमोदक का मतलब हुआ कि वो लोग बोले कि सर हम इनको वोट देंगे और ये हम चाहते हैं कि यही राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो अब कहेंगे सर 50-50 लोग लेके जाने, भारत इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ जनसंख्या है, हम 50-50 लोग किसी को भी पकड़ के लेके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, किसी को आप पकड़ के नहीं ले जा सकते। आप किन को ले जा सकते हैं? उन्हीं लोगों को ले जा सकते हैं। ये लोग वही होंगे, ये लोग वही होंगे जो चुनाव, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाल सकते हैं, जो वोट डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने अब तक बताया ही नहीं कि वोट ऐसे डलता है, मतपत्र से सब बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वोट डाल कौन सकता है। हम नहीं डाल सकते, है ना, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, मतलब हम वोट नहीं डाल सकते, तो वोट डाल कौन सकता है। तो अब हम बात करेंगे वोट कौन डाल सकता है। तो ये 100 लोग ऐसे लोग होने चाहिए जो वोट डाल सकते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में वोट भी डाल सकते हैं, ऐसे लोगों को लेके जाना है। तो अब देखते हैं ऐसे लोग कौन होते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं उसको आप बहुत तरीके से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है संसद के दोनों सदन, दोनों सदन, सॉरी, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के ये दोनों सदन प्लस प्लस जिनको आप बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्या बोलते हैं आप? वो क्या है हमारे यहाँ पे? संघ शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब संघ शासित प्रदेश। तो कौन कौन वोट डाल सकते हैं? संसद के दोनों सदन के सदस्य प्लस संघ शासित सदस्य प्लस राज्यों की विधान सभा के, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन डाल सकते हैं वोट? निर्वाचित सदस्य। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। देखिए, संसद का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो आप कहेंगे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य प्लस संघ शासित प्रदेश के सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आप कहेंगे सर ये निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, 2 तरह की बातें होती है, एक तो निर्वाचित होता है, एक मनोनीत होता है। निर्वाचित का मतलब जो चुनाव लड़ कर के आया है। राज्यों की विधानसभा में कौन होगा? विधायक। जो निर्वाचित विधायक है, निर्वाचित विधायक प्लस लोकसभा में कौन बैठेंगे? निर्वाचित सांसद। ठीक है, ये सब लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। निर्वाचित का मतलब क्या हुआ? जो चुनाव लड़ कर के जीत के आया है, मनोनीत नहीं है। जो भी मनोनीत लोग होंगे, मनोनीत सदस्य, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, मनोनीत सदस्य जो है वो वोट नहीं दे सकते राष्ट्रपति के चुनाव में। आपको ये बात ध्यान रखनी है। केवल कौन वोट दे सकता है? निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं। क्या ध्यान रखना है आपको?
लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और संघ शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। निर्वाचित सदस्य, फिर से मैं लिख रहा हूँ, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं और कोई नहीं डाल सकता। जो मनोनीत है वो नहीं डाल सकता। अब बात क्या आती है कि सर मतलब प्रधानमंत्री जी निर्वाचित सांसद हो गए, निर्वाचित विधायक हो गए हमारे मुख्यमंत्री जी, तो क्या कोई ऐसा केस बनता है जब मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सके? ऐसा कभी होता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लिखा है केवल निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कब होगा? जब आप बोलेंगे, इसका आंसर होगा जब, क्या होता है जैसे कि मनमोहन साहब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता था, उनको मनोनीत करके प्रधानमंत्री बना दिया। या कोई मुख्यमंत्री भी बन सकता है मनोनीत करके, ठीक है। तो जो मनोनीत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होंगे वो वोट नहीं डाल सकते, वो वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। केवल कौन डाल सकता है वोट? जो निर्वाचित होगा। अब क्या हुआ कि जब मनोनीत है तो 6 महीने के बाद 6 माह के अंदर अंदर इनको निर्वाचित होना पड़ता है। 6 माह तक ये गद्दी पे बैठ सकते हैं और इस ड्यूरेशन में अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, आ गया बीच में, तो ये लोग वोट नहीं डाल सकते। तो अगर कोई मनोनीत मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है और वो 6 महीने में उसको निर्वाचित बनना है, तो इस दरमियान अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वह वोट नहीं डाल सकता। मतलब आप ये समझिए कि निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो तो हो, बैठे रहो, आप वोट नहीं डाल सकते। मुख्यमंत्री हो कहीं के तो भी आप वोट नहीं डाल सकते। आप निर्वाचित हो या नहीं हो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। भगवान भी आ जाएंगे तो पूछा जाएगा, भगवान जी आप निर्वाचित हो, निर्वाचित सदस्य हो तो ही वोट डालो, अदरवाइज़ आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। समझ आ रही बात आपको? तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कि केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, कहाँ के निर्वाचित सदस्य? दोनों सदनों के, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश के और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। अब जो हमने संघ शासित प्रदेश की बात की, तो संघ शासित प्रदेश की जो बात की उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डिटेल में। तो देखिए, जितने भी संघ शासित प्रदेश है उन सब में से केवल दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, जैसे भी लिखते हैं आप समझ जाओ, दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 ही संघ शासित राज्य है जिनमें विधानसभा चलती है। तो इनकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जैसे केजरीवाल जी है दिल्ली में, है ना, मुख्यमंत्री जी, तो यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य है वो क्या करेंगे? वो भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। यहाँ तक आपको क्लियर बात हो गई? फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। हमने शुरू किया अनुच्छेद 52 से, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में जो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में लिखा गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 50% प्लस 1 वोट जिसको मिलेगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, मतपत्र से होगा। मतपत्र पर सबका नाम लिखा होगा।
आपको जा कर के ठप्पा नहीं लगाना है इसमें, आपको वरीयता क्रम डिसाइड करना है, वरीयता क्रम देना है, सबको वोट देना है आपको। 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको। अगर 1 नंबर वाला रिजेक्ट हो गया तो आपका वोट 2 नंबर वाले पे चला जाएगा। और जिसको वोट 50% प्लस 1 वोट, 50% से 1 वोट ज़्यादा होते ही जिसके हो गए वो विजयी हो जाएगा। अनुच्छेद 55 की बात करेंगे तो निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचन पद्धति के लिए एक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा। निर्वाचन मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। ये 50 प्रस्तावक और अनुमोदक कौन लोग होंगे? जो प्रधान राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं ऐसे ही लोग होंगे। मतलब विधायक होंगे या सांसद होंगे, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होंगे, या संघ शासित प्रदेश दिल्ली या पुडुचेरी के विधायक होंगे। ये 50 प्रस्तावक में से। तो आपकी कोई जानकारी में 100 विधायक हो या 100 सांसद हो तो आप जाके चुनाव लड़ लीजिए राष्ट्रपति का, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही बात? और संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, संघ शासित प्रदेश और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कब नहीं डाल सकते? जब वो मनोनीत होंगे तो वोट नहीं डाल सकते, उनको भी निर्वाचित ही होना पड़ेगा। संघ शासित प्रदेश केवल दिल्ली और पुडुचेरी जो है वहाँ पे वहाँ की जो विधानसभा है उसके सदस्य जो है वो वोट डाल सकते हैं। ये बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि आपके विधायक राष्ट्रपति जी का वोट डालने जाएंगे तो हर शहर का विधायक अलग अलग होता है और जनसंख्या के हिसाब से विधायक के मत का मूल्य डिसाइड किया गया है। क्या डिसाइड किया गया है? विधायक के मत का मूल्य। तो हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से एक विधायक, मतलब बहुत सारे विधायक, जैसे जयपुर का विधायक है तो जयपुर में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे ब्यावर का विधायक जो है ब्यावर में पॉपुलेशन कम है, तो जो उसके एक विधायक के मत का मूल्य डिसाइड किया जाएगा तो उसके लिए एक सूत्र है, एक विधायक के मत का मूल्य इस सूत्र के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें आ जाएगा राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित विधानसभा सदस्य संख्या, है ना? उसमें निर्वाचित विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है और इसको भाग देंगे, गुणानी करेंगे, भाग देंगे किससे? 1000 से। तो ये सूत्र होता है एक विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब हमारे राजस्थान की पूरी जनसंख्या, बटा निर्वाचित विधानसभा सदस्य संख्या। कितनी संख्या है विधानसभा सदस्य संख्या? हमारे राजस्थान में 200। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी सदस्य संख्या। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो इसमें बात आएगी अब सर्वाधिक कहाँ के मत का मूल्य है, कहाँ के विधायक के मत का मूल्य है। तो सर्वाधिक जो है वो है आपके उत्तर प्रदेश के विधायक के मत का मूल्य, उत्तर प्रदेश के एमएलए के मत का मूल्य, मत का मूल्य कितना है? 208 है। कितना है? 208। पहले 206 था, 208 है। न्यूनतम कहाँ का है? तो न्यूनतम के लिए बात करें, न्यूनतम है सिक्किम का। कहाँ का है? सिक्किम। सिक्किम के एमएलए के मत का मूल्य कितना है? केवल 7। एक एमएलए के मत का मूल्य कितना है? केवल 7। यहाँ पे 208 और यहाँ पे 7। आप देख लीजिए सर्वाधिक और न्यूनतम में कितना फ़र्क है। और उसके बाद क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, तो हम राजस्थान के विधायक के मत का मूल्य भी देखेंगे। तो राजस्थान के एक एमएलए के मत का मूल्य, राजस्थान के एक एमएलए को हिंदी में बोलते हैं विधायक और एमएलए एक ही बात है। एमएलए के मत का मूल्य
के मत का मूल्य बराबर 129 है। कितना है? 129। राजस्थान के एक एमएलए के मत का मूल्य है 129, 129। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक सांसद के मत का मूल्य। सांसद के मत का मूल्य, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप, विधायकों के मतों का मूल्य का योग। तो विधायकों के मतों के मूल्य का योग बटा संसद के निर्वाचित सदस्य संख्या। ठीक है, तो विधायकों के मतों का मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये हो गया एक सांसद के मत का मूल्य। तो आप निकाल सकते हैं। तो सांसद तो मतलब देखो, विधानसभा तो हर राज्य की अलग अलग है, लेकिन संसद तो पूरे देश की एक ही है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2022 में 2022 में, अभी 23 चल रहा है पर हम 22 की बात कर रहे हैं। 2022 में कितना था संसद के मत का मूल्य? सांसद के मत का मूल्य 700। लेकिन आप समझो 2022 से पहले, 2022 से पहले कब? 2017 में। 2017 में कितना था? 708 था। 2017 तक 708 था एक सांसद के मत का मूल्य, लेकिन 2022 में घट करके 700 हो गया। तो ये जो घटा है, ये किसकी वजह से घटा है? जम्मू एंड कश्मीर प्लस जो आपके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, इस वजह से संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया। इस वजह से यहाँ की जो 8 संसद सीटें थी वो घट गई। तो -8 किसके कारण हुआ? ये -8 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कारण। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुद्दा 2022 में ही सुलझा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले संसद के मत का मूल्य कितना था 2017 तक? 708। और अभी 2022 के बाद कितना हो गया? फिक्स 700 हो गया। ठीक है, तो राउंड फिगर में कर दिया गया, आपको याद रख सको आप, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 55 की हम बात कर रहे थे। तो इसमें क्या लिखा है कि निर्वाचन पद्धति जो है एकल संक्रमणीय पद्धति होंगी। इसका प्रतिपादक जो है वो थॉमस हेयर बोला गया है। थॉमस हेयर बोला गया। ठीक है, नहीं पूछता है, आप छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं तो नहीं लिख रहा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। तो 56 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, लेकिन 3 कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें ये 5 वर्ष से पहले ही छोड़ सकता है। पहली चीज़, अगर वो खुद अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे दे तो 5 साल से पहले छोड़ के चला जाएगा, या दूसरा है उसकी मृत्यु हो जाए, या तीसरा है कि राष्ट्रपति को हम हटा दें, तो उस हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। तो या तो वो खुद त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या महाभियोग लगा दिया जाए। तो आज तक किसी ने त्यागपत्र दिया नहीं है, और भारत में आज तक किसी पर महाभियोग चलाया नहीं गया है, आज तक कभी भी हुआ नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र लेकर के उसकी गद्दी पे बैठ जाएगा खुद,
और अगर उपराष्ट्रपति भी छोड़ करके जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और ये बन जाएगा राष्ट्रपति। तो ये हायरार्की चलती है, आपको ये ध्यान रखना है कौन किसको त्यागपत्र दे रहा है और कब दे रहा है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर त्यागपत्र कौन किसको दे देगा, मुख्य न्यायाधीश को दे देगा। ठीक है, तो फिर किसको दे देगा, मुख्य न्यायाधीश को दे देगा। क्लियर है चीज़, ये बात हो गई। अब आप समझिए आगे कि मृत्यु मतलब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। तो पहली बार हुई है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किसकी हुई है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सेकंड नंबर पर जो मृत्यु हुई है वो हुई है फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की। ये दो राष्ट्रपति भारत के जो राष्ट्रपति पद पर काम कार्यरत होते हुए जिनकी मृत्यु हो गई है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब। और महाभियोग आज तक चलाया नहीं गया किसी पे भी, ना किसी ने त्यागपत्र दिया, किसी ने भी आज तक त्यागपत्र नहीं दिया है, और ना ही भारत में किसी के ऊपर आज तक महाभियोग चलाया गया है। ठीक है, मतलब संविधान के हिसाब से अगर राष्ट्रपति काम नहीं करेगा तो उसको हटाया जा सकता है, हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग को भी हम पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा बिल्कुल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो जो नई नई वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ वो सब आपको नहीं मिल पाएगी। और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये आपको पहले किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ऐसे, और पढ़ाया है तो अच्छी बात है। और कुछ बातें नई आपको जानने को मिलेगी आगे। और देखिए, अभी वीडियो चल रहा है, अभी बहुत लंबा है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 56 की बात कर ली हमने, कार्यकाल। अब हम बात करेंगे 57। तो 57 में क्या लिखा है, 57 में आपके लिखा है योग्यता। क्या लिखा है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। तो योग्यता में सबसे पहले हम देखेंगे आयु होनी चाहिए कम से कम कितनी, 35 वर्ष। आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। और योग्यता में हो जाएगा कि लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, या लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बात आती है, सॉरी एक स्किप हो गया, ये जो योग्यता की हम जो बात कर रहे हैं ये अनुच्छेद 58 में है। ठीक है, मैंने गलती से 57 मतलब 57 लिख करके मैंने 58 वाली बात आपको बता दी। और ये जो अनुच्छेद 57 है, इसमें जो बात है वो है भारत का राष्ट्रपति, वो एकदम से मैंने 57 लिखा और मैं 58 दिमाग में रह गया और मैंने योग्यता ले लिया जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। योग्यता जो है वो 58 में है, और जो अनुच्छेद 57 में है वो है भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने का पात्र है। तो मतलब पुनः निर्वाचित का मतलब है कि दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। कोई एक बार बन गया तो पुनः दोबारा भी बन सकता है। ऐसा कब हुआ भारत में, एक ही बार हुआ, जब हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सेकंड टाइम भी वापस से उन्हीं को राष्ट्रपति बना दिया गया था। क्योंकि नेहरू जी के साथ इनकी ट्यूनिंग अच्छी थी, तो नेहरू जी ने कहा यार आप कहाँ जा रहे हो, बैठो, अपन तो चाय नाश्ता करते हैं, साथ बैठो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, इनको 2 बार राष्ट्रपति बनाया गया है लगातार। तो 57 में क्या है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। 2 बार किसका हुआ है, राजेंद्र प्रसाद का, जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे। और 58
अनुच्छेद 58 में क्या लिखा गया है? योग्यता, आयु 35 साल होनी चाहिए और लोकसभा में चुने जाने योग्य होने चाहिए। और इसके बाद में जो है अनुच्छेद 59, 58 के बाद ही आएगा 59, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया? 59 में लिखा गया है शर्तें। क्या लिखी गई है? शर्तें। कुछ शर्तें लिखी गई है। शर्तें क्या है? पहली शर्त है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर न हो, है ना, किसी लाभ के पद पर ना हो। मतलब आपका कोई बिजनेस चल रहा है या आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो और आप साथ में राष्ट्रपति बन जाओ, ऐसा नहीं है। सेकंड जो है, संसद या राज्य विधान, संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य न हो, है ना। राज्य या संसद, राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य न हो। तो ये योग्यता है 35 वर्ष और लोकसभा में चुना जाने योग्य होना चाहिए। और ये जो लाभ के पद पर और राज्य और विधानमंडल का सदस्य न हो, ये शर्तें हैं। आप शर्तें और योग्यता में भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सी बार, दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं। आप किसी से आप योग्यता पूछेंगे तो वो बोलेगा 35 साल का नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो दोनों अलग चीज़ें हैं। योग्यता है 35 साल और शर्त जो है वो है कि लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो ये बात हो गई, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम, ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 59 के बाद आएगा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति जी को जो है शपथ, अनुच्छेद 60 में क्या लिखा गया है? शपथ। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना, वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाएंगे, है ना, वो शपथ दिलाएंगे। ये अनुच्छेद 60 की बातें हैं। अनुच्छेद 61 में जो है वो लिखा गया है राष्ट्रपति का महाभियोग, है ना, महाभियोग के बारे में, महाभियोग की पूरी प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। ये है अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 62 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बिल्कुल समय पर होना चाहिए। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि अभी जैसे 25 तारीख को राष्ट्रपति जी अपनी सीट पर बैठे हैं, तो अगले राष्ट्रपति भी 25 तारीख को अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। तो 25 तारीख से पहले जो है राष्ट्रपति के चुनाव का सारा कामकाज हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति चुन करके आ जाने चाहिए। समझ आई बात आपको? तो ये बातें हुई अनुच्छेद 52 से 62 तक की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जब वापस से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और शक्तियों में आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी।
कि राष्ट्रपति जो है केवल रबड़ का स्टाम्प नहीं है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। और कभी कभी कुछ कुछ कंडीशंस में तो राष्ट्रपति बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख पाएँ और समझ पाएँ। थैंक यू सो मच।